गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जो वो हिंदी शब्द के बारे में डिस्कस किया था कि हिंदी शब्द जो वो कहाँ से आया। उसके बाद हमने जो वो हिंदी का एक विकास क्रम देखा था और भाषा की इकाइयों के बारे में डिस्कस किया था। वर्णमाला के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, स्वर और व्यंजन के बारे में। एक बार एक छोटा सा रिकैप करते हैं, उसके बाद जो वो आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने हिंदी शब्द के बारे में देखा था कि ये जो वो ईरानी लोगों की देन है, फारसी लोगों की देन है। तो किसका रूपांतरण है? संस्कृत शब्द सिंधु का जो वो है फारसी रूपांतरण है। ठीक है। क्या हुआ था कि सिंधु नदी के आसपास के जो लोग थे उनको सिंधिक बोलते थे और उस देश को जो वो सिंध देश कहा गया। बाद में जो वो सिंधी बना और सिंधी स को ह बोला उन्होंने, ध को द बोलते थे। तो वहां से जो वो सिंधी से हिंदी बन गया। ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो जननी है हिंदी भाषा की, दो संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अब अपभ्रंश या अवहट, फिर उसके बाद जो वो है हिंदी। ठीक है। इस प्रकार जो हमने हिंदी का एक विकास क्रम देखा था। उसके बाद जो वो हमने देखा था सबसे इम्पोर्टेंट कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन सी है? ध्वनि है। अगर पूछा जाए कि भाषा की लिखित लघुतम इकाई कौन सी है, तो वर्ण या अक्षर है। उसके बाद हमने शब्द के बारे में डिस्कस किया था कि सार्थक लघुतम इकाई जो वो शब्द है। उसके बाद पद या रूप जो वो अ, व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई है। उसके बाद हमने वाक्य देखा था। वाक्य क्या है? वाक्य जो वो भाषा की पूर्ण लिखित इकाई है। देखिए यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। हर एक क्वेश्चन, हर एक जो वो यहाँ पे वर्ड जो वो इंपॉर्टेंट है, चाहे ध्वनि हो, वर्ण हो, या शब्द या पद हो, या वाक्य हो। ठीक है। एक बार फिर से, ध्वनि जो वो भाषा की लघुतम इकाई है, वर्ण या अक्षर जो वो लिखित लघुतम इकाई है, शब्द, ठीक है, शब्द क्या है? शब्द जो वो सार्थक लघुतम इकाई है। उसके बाद हमने पद या रूप देखा था। पद जो वो व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई है। और वाक्य, वाक्य क्या है? जब पूरा वाक्य बन जाता है तो पूर्ण लिखित इकाई बन जाती है। तो भाषा की पूर्ण लिखित इकाई जो वो वाक्य है। ठीक है। उसके बाद हमने जो वो वर्ण देखा था। वर्ण मतलब कि जो तोड़ा ना जा सके। जैसे यहाँ पे मैंने क लिखा, क के नीचे जो वो ऐसे लगाया, तो इसका मतलब है कि आधा क है। ठीक है। इसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो ए वाला जो क है वो पूरा हो चुका है, क्योंकि इसके साथ जो वो क, आधा क और अ साथ में है। ठीक है। तो वर्ण जो वो हमने दो प्रकार के देखे थे। वर्ण जो वो स्वर या व्यंजन। स्वर को हमने अच बोला था, अच बोलते हैं, और व्यंजन को हलंत युक्त। ठीक है। व्यंजन मतलब हलंत लगा होता है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बात की, नीचे लगा होता है, इसको हलंत हम लोग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने वर्णमाला के बारे में डिस्कस किया था। अच्छा, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। वर्णमाला, सॉरी, तो यहाँ पे लिखा है वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित क्रम। ठीक है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम को जो वो वर्णमाला बोलते हैं। कितने जो वो हमारे पास टोटल वर्ण है, तो कितने हैं हमारे पास? जो वो 44 है। ठीक है। याद रखिए 44 है। 11 स्वर मतलब 11 स्वर और 33 व्यंजन। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा? 3 और 1 4, 3 1 1 4। तो 44 हमारे पास टोटल वर्ण है। ठीक है। उसमें जो वो कुछ स्वर है, कुछ व्यंजन है। 11 स्वर है, 33 व्यंजन है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, हुआ है स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से लिखे या बोले जाए। मतलब उनको जो वो स्वतंत्र रूप से लिखा जाएगा। ठीक है। मतलब वो जो वो बिल्कुल अ, स्वतंत्र होंगे। ठीक है। तो जैसे कि किसी और की जरूरत ना पड़े। जैसे कि ये जो मैंने यहाँ पे क लिखा, ठीक है, इसको जो वो किसकी जरूरत है? इसको जो वो अ की जरूरत है, तभी तो ये पूरा होगा। लेकिन जो स्वर होते हैं उनको जो वो किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मेरे पास जो वो यहाँ पर लिखा मैंने, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है। ये जो वो बिल्कुल स्वतंत्र है, इसको जो वो किसी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे वर्ण को जो वो स्वर बोला जाता है। तो कितने स्वर है हमारे पास? 11 स्वर है। तो कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे है हमारे पास, आ है, ई है, और ई, फिर ऊ, और ऊ, ए वाला ऊ। ठीक है। फिर जो वो री, और ए, फिर ए एनक वाला ए, फिर ओ, और एक दो मात्राओं वाला वो। ठीक है। ये जो वो हमारे पास टोटल जो वो कितने स्वर है? तो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। तो 11 स्वर हो गए। याद रखिए इनको, 11 स्वर है। तो अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन जो वो हमारे पास कितने हैं? 11 स्वर और 33 व्यंजन है। तो 33 व्यंजन, अगर पूछे कि व्यंजन क्या होते हैं, तो व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक नीचे हलंत है और यहाँ पे अ लगा, तभी जो है ये पूरा क बना। ठीक है। अब देखिए, ये जो आधा क है यहाँ पे, ये जो वो एक व्यंजन है।
ठीक है, पहले हमने पढ़ा कि ये सारे वर्ण हैं, तो वर्ण कितने हैं 44 है। लेकिन वर्ण को हमने 2 पार्ट में बाँट दिया, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से हुए? स्वर जो वो स्वतंत्र भाषा में लिखे जा स्वतंत्र हो बिल्कुल, ठीक है? जिसको जो वो बोलने से बोलने के लिए जो वो किसी दूसरे की सहायता बस किसी दूसरे की ज़रूरत ना पड़े, जैसे कि हो गया यहाँ पे, ये जो बिल्कुल स्वतंत्र है, इसको बोला जा सकता है आ, ठीक है? लेकिन ये जो क है यहाँ पे नीचे जो हलंत लगा है, ठीक है? इसका मतलब आधा क है, इसको जो वो बोला नहीं जा सकता, जब तक इस सॉरी जब तक इसमें जो वो ए वाला जो वो नहीं जुड़ जाता। मतलब कि ये जो है ये क्या है? स्वर है। जब तक जो वो इस आधे क में जो वो पूरा ये जो स्वर है जो है वो ए नहीं जुड़ जाता तब तक ये पूरा नहीं बनने वाला। तो ऐसे जो भी हलंत लगा होगा नीचे उनको जो वो आप व्यंजन बोल देंगे। जो स्वर की सहायता से बोले जाएँ वो जो वो व्यंजन कहलाता है। ठीक है? तो कितने व्यंजन हैं हमारे पास? 33 व्यंजन हैं। देखिए यहाँ पर जो वो एक क्वेश्चन है जैसे कि वर्ण जो वो कितने हैं हमारे पास तो 44 है। तो किसने बोला था किसके अनुसार जो वो है 44 है, ठीक है? तो याद रखिए कामता प्रसाद जो गुरु जी थे उनके अनुसार जो वर्ण 44 ही है। ठीक है, अब देखेंगे हम स्वर जो वो उत्पत्ति के आधार पर कितने स्वर हैं, ठीक है? व्यंजन की बात करेंगे, व्यंजन जो बहुत ज़्यादा है इसलिए हम इसको जो बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं स्वर, ठीक है? स्वर देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर जो वो कौन-कौन से होते हैं जैसे कि यहाँ पे मूल स्वर है। अब मूल स्वर में देखिए कौन-कौन से आते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, ठीक है? मूल स्वर को ह्रस्व देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मूल स्वर, ठीक है? मूल स्वर को जो वो ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। कितने हैं हमारे पास? 4 है, ठीक है? 4 है हमारे पास। देखिए इनको कैसे याद रखा जाए? देखिए जैसे कौन-कौन से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मूल स्वर कितने हैं हमारे पास 4 हैं हो गया, ई हो गया और ए वाला ऊ हो गया, ठीक है? और एक री हो गया, ठीक है? एक री हो गया। मतलब कि जिनको बोलने के लिए जो वो बिल्कुल कम समय लगे, ठीक है? याद रखिए जिनको बोलने पर जो वो बिल्कुल कम समय लगे, जैसे बोल दिया मैंने, कोई भी ज़्यादा समय नहीं लगा इसको, ठीक है? जैसे मैं कुछ और बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला, ठीक है? तो बोलने के लिए जो वो देखिए यहाँ पर जो वो कितना टाइम लग रहा है। टाइम तो खैर ज़्यादा नहीं लग रहा है लेकिन आ और को जो वो आप आपस में कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वो मैंने बहुत ही आसानी से बोल दिया, बहुत ही जल्दी बोल दिया ठीक है? वैसे ई बोल दिया मतलब कि जैसे मैंने बोला और एकदम से ही खत्म हो गया, एकदम से ही जैसे मैं बोल रहा हूँ तो की आवाज़ जो वो काफ़ी टाइम तक जो वो सुनाई दे रही है, ठीक है? तो वैसे बोल दिया, बहुत ही कम समय के लिए बोला मैंने, फिर ई बोला तो ये भी बहुत कम समय, ऊ बोला तो ये भी छोटा-सा है, री बोला ये भी बहुत ही जल्दी खत्म हो गया, ठीक है? तो ऐसे जो स्वर अ ठीक है, मूल स्वर जो वो ऐसे स्वर होते हैं जिनको जो वो बोलने के लिए बिल्कुल कम समय लगे, उनको जो वो हम लोग क्या बोलते हैं? मूल स्वर बोलते हैं या हर्ष स्वर बोलते हैं। अब बात करते हैं संधि स्वर की, ठीक है? संधि स्वर क्या होते हैं? संधि स्वर के जो वो 2 टाइप हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा संधि स्वर। संधि स्वर जो वो 2 टाइप के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक है? कौन-कौन से? दीर्घ स्वर और संयुक्त। ठीक है, संयुक्त नाम से ही पता चला है संयुक्त स्वर, ठीक है? अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की, ठीक है? दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर भी नाम से ही पता चला है दीर्घ स्वर होते हैं हमारे पास 3 तो कौन-कौन से हुए? ई और ऊ, ठीक है? ई और ऊ, ठीक है? जैसे ऊ ऊन होती है, तो वो वाला ऊ है, ठीक है? कितने होते हैं हमारे पास? 3 होते हैं, ठीक है? दीर्घ स्वर कौन-कौन से होते हैं? ई और ऊ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये जो वो थोड़े मतलब कि इनको बोलने के लिए ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है? जैसे कि जो वो किससे बना दीर्घ स्वर जो वो कैसे बनते हैं देखिए और को जब हम प्लस करेंगे मतलब और दोनों आपस में मिलेंगे तभी जो वो बनेगा, ठीक है? ई कैसे बनेगा? जो छोटी ई है जैसे ए वाला ई अच्छा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ जैसे ए वाला ई है और प्लस ए वाला ई इन दोनों का जो साउंड है वो आपस में मिलेगा तो बनेगा ए वाला ठीक है तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे संयुक्त स्वर की बात करते हैं संयुक्त स्वर की बात करते हैं तो संयुक्त स्वर में जो वो ए वाला ए आ जाता है फिर जो वो ए वाला आ जाता है उसके बाद जो वो ओ आ जाता है फिर औ जो वो आ जाता है तो याद रखिए संयुक्त स्वर जो वो मतलब संयुक्त का संयुक्त से ही नाम से पता चल रहा है कि मतलब कि वहां पे जो वो दो स्वर आपस में मिले होंगे ठीक है दो स्वर आपस में मिले होंगे तभी जो वो संयुक्त स्वर बनेगा अब देखिए ये जो ए है ठीक है ए है तो ए जो वो और ई को मिलकर जो वो बना है ठीक है और ई से मिलकर जो वो मतलब कि ई इमली वाला ई है ठीक है और ए अ, अच्छा इससे और ई इमली वाला ई इससे बना है ए
ठीक है? अब ए वाला जिसमें जो वो मात्रा भी लगी है, ए वाला ए जो वो किससे बना है? तो ए जो वो और ई ईख वाला जो ई होता है उससे जो वो मिलकर बना है। देखिए अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो आगे जो वो आपको जो भी संधि होगी या कुछ और भी होगा तो उसको जो वो आपको जो वो समझने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है? आसानी से आप समझ जाओगे अगर इस बात को आप ध्यान से समझ जाते हो कि ए कैसे बना है और को जो वो आ बनता है ई और ई जो वो ई बन जाता है। तो ऐसे ठीक है। अच्छा और बात करते हैं और हमने ओ की बात की जैसे तो ओ जो वो किससे मिलकर बना है तो ओ जो वो और ऊ से मिलकर बना है। ठीक है? अगर 2 मात्रा लग जाए औ में तो ए जो वो किससे बना है? तो ए जो वो जमा ऊ ठीक है? इससे बना है। ठीक है? इस बात का आप ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं मात्रा के आधार पर जो वो स्वर कितने हैं? स्वर तो 11 ही है, 11 ही है, तो यहाँ पे जो मात्रा के आधार पर देखेंगे, ठीक है? मात्रा के आधार पर जैसे हमने पहले बात की हर स्वर को जो वो एक मात्रिक स्वर बोला जाता है, ठीक है? एक मात्रिक स्वर बोला जाता है, तो वैसे ही जैसे हमने ऊपर बात की कि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर वो सेम ही है इसमें, ठीक है? मात्रा के आधार पर मतलब कि एक मात्रिक स्वर जो वो कितने हैं? देखिए पहले हमने मूल स्वर के उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर की बात की, ह्रस्व स्वर की, तो ये भी मात्रा के आधार पर भी ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर भी इसको बोलते हैं। तो मात्रा के आधार पर है एक मात्रिक स्वर, ठीक है? तो ये कितने हैं? ये भी 4 है, वही जो हमने पहले बात की ह्रस्व स्वर में ई और ऊ और री, ठीक है? 4 है और हम अगर हम दीर्घ स्वर की अच्छा मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा-सा दिख जाए, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा मैंने दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर जो वो द्विमात्रिक हुए। अब देखिए द्विमात्रिक, द्विमात्रिक जैसे कि 2 स्वरों से मिलकर बने होंगे। जैसे कि यहाँ पे आ लिखा है तो आ जो वो किससे बना है? और से मिलकर बना है, ठीक है? आ जो वो और से मिलकर बना है मतलब कि 2 आपस में 2 का साउंड आ जाएगा तो वहाँ पे जो वो आ की आवाज़ आएगी, ठीक है? ई ईख वाला ई है और ए वाला ऊ ए ऐनक, ठीक है? और ओ हो गया और औ हो गया, ठीक है? कितने हैं? द्विमात्रिक में याद रखिए कितने हैं हमारे पास 7 है और हर्षो या एक मात्रिक में जो वो कितने हैं? 4 ही है। अब आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लुत स्वर, ठीक है? ये होते हैं त्रिमात्रिक, ठीक है? जैसे आपने जो वो एक सुना होगा ओम, ठीक है? देखिए ओम जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वहाँ पे जो वो कितना लंबा साउंड आ रहा है, ठीक है? ओम। तो ऐसे जो भी स्वर होते हैं उनको जो वो फलुत स्वर बोलते हैं, जिनमें जो वो जिनको हम त्रिमात्रिक भी बोलते हैं। इनमें कैसे आपने याद रखना है लंबे समय तक जो वो बोलने के लिए इनका यूज़ होता है, लंबे समय के लिए होते हैं। देखिए जैसे मैं राम बोल रहा हूँ राम, ठीक है? तो बहुत ही लंबा साउंड आ रहा है, लंबे बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए जो वो यहाँ पे सुनाई दे रहा है। जैसे ओम बोलता हूँ तो ओम जो वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए होता है। तो इनको जो वो कौन-सा स्वर बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं या त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। ये कौन से हुए? भाषा के आधार पर हुए। अब देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर कितने हैं हमारे पास? 6 है। अब देखिए 6 कैसे हैं, कौन-कौन से हैं? जैसे उच्चारण जो वो कैसे मतलब जैसे है तो कहाँ से आवाज़ आ रही है, ठीक है? कहाँ से आवाज़ आ रही है? जैसे मैंने यहाँ पे बोला तो आप जो वो बोलिए और देखिए कि कहाँ से जो वो आवाज़ आ रही है। अपने गले पर जो वो अपनी उँगली को रखिए, फिर जो वो बोलिए। देखिए जैसे वाइब्रेशन होगी आपके गले में, तो समझ जाइए कि कंठ से जो वो आपकी मतलब कि कंठ से जो वो उच्चारण कंठ जो वो इसका उच्चारण स्थान है। देखिए बोलिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैंने अपने गले में जो वो उँगली रख दी है, ठीक है? गले में हाथ लगा के रख दिया है। जैसे मैं बोलूँगा देखिए तो मेरे गले में जो वो वाइब्रेशन हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर मैं गले को थोड़ा ज़ोर से पकड़ लेता हूँ तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है? आप भी इसको जो वो प्रैक्टिकली देखने की, समझने की कोशिश करें तभी आपको जो वो हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ठीक है? अगर आप भी बोलते हो तो भी कंठ से ही कंठ ही इसका उच्चारण स्थान होता है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और ठीक है? और कहाँ से आ रहा है? कंठ से आ रहा है, ठीक है? आप ऐसे अगर इनको समझेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अब ई की बात करते हैं। ई इमली और ई ईख की बात करते हैं, ठीक है? अब जैसे आप ई बोलिए, ठीक है? जैसे आप मैं बोल रहा हूँ ई, ठीक है? जैसे मैं ई बोल रहा हूँ, देखिए जैसे आपकी जो जीभ है, ठीक है? जैसे आपकी जीभ है, वो उसकी जो चोंच है आगे वाली मतलब कि जो छोटी-सी लग रही है किसके साथ? दंत के साथ दाँत के साथ लग रही है या नीचे या ऊपर कहीं पे लग रही होगी, पर सिर्फ़ उसकी आगे वाली ही सिर्फ़ वो लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इसका है जो ये जो दोनों ई है, इनमें जो वो आगे वाली जो वो आपकी जीभ लग रही है, इसका मतलब है ये है तालव्य, ठीक है? तालव्य। अब बात करते हैं ऊ की। तो जैसे ऊ और ए वाला ऊ। अब इनको जो बोलने की कोशिश करिए ऊ और ऊ।
ठीक है? ऊ और ऊ में आप देखिए कि कहाँ से जो वो उच्चारण स्थान कहाँ से आ रहा है, तो आप ओठों को कैसे कर रहे हो? ओठों से आवाज़ आ रही है, ठीक है? ओठों को अगर आप ऐसे न नहीं करोगे जैसे ऊ मैं बोल रहा हूँ, तो आप आपके ओठ जो वो आगे से इकट्ठे हो रहे हैं। इसका मतलब है इसका जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ्य है, ठीक है? चाहे ऊ हो या दूसरे वाला ऊ हो। ये हम स्वर की बात बात कर रहे हैं, अगर दूसरे में हम व्यंजन की बात करेंगे तब वहाँ पे जो वो क, ख, ग, घ सब देखेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं री। अब री देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ री, 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 ठीक है? अब देखिए आपकी जीभ के आर-पार से जो वो मतलब कि हवा आ रही है, मतलब कि अंदर से जो वो हवा आ रही है, जैसे मैं री बोल रहा हूँ, री, ठीक है? बाहर की तरफ जो वो जीभ के मतलब कि चारों साइड से जो वो बाहर को आ रही है, ठीक है? री जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब है मूर्धा या मूर्धन्य इसको बोल सकते हैं। बात करते हैं ए और ए ऐनक और ए एड़ी की। कौन-सा ए देखिए यहाँ पे जो वो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए वाला और मात्रा वाला, ठीक है? इनकी बात करते हैं, स्वर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर आप ए बोलेंगे या ऐ बोलेंगे, ए बोलेंगे, तो यहाँ पे देखिए कहाँ से आवाज़ आ रही है। एक तो आप देखिए आपकी जो जीभ है वो भी काम कर रही है, जैसे हमने तालव्य में देखा था ई का साउंड भी आ रहा है, देखिए यहाँ पे जो वो ई का साउंड भी आ रहा है। तो देखिए एक तो जो वो ए जब बोल रहे हैं, तो अपने गले में फिर से जो वो हाथ लगाइए, तो यहाँ पे कंठ से भी जो वो मतलब कि कंठ भी इसका उच्चारण स्थान हमें लग रहा है और तालव्य भी लग रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कंठ और तालव्य, कंठ प्लस तालव्य। इसको समझने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ए जो वो किससे मिलकर बना है? तो ये बना है अ और ई से मिलकर, ठीक है? और ये दूसरे वाला ए जो वो किससे मिलकर बना है? तो अ और ई, ईख वाला ई, ठीक है? अब यहाँ पे आप अगर आप ध्यान देंगे, का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है और ई का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालव्य है। तो क्या हो गया? कंठ जमा तालव्य हो गया। वैसे ही यहाँ पे इसका जो वो कंठ है और ई ईख वाला जो ई है, इसका जो वो तालव्य है। तो ए और ए ऐनक वाला ए और ए एडी वाला ए, यहाँ पे जो वो कहाँ किसका जो वो ये उच्चारण स्थान है? तो कंठ प्लस तालव्य, कंठ तालव्य, ठीक है? इन दोनों को आप याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट 2 की, ओ और औ की, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ और औ, ठीक है? 2 मात्रा वाला औ, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखिए जैसे आप बोलने की कोशिश करिए, हर एक को जो वो आपको रट्टा नहीं मारना है, आपने जो उनको प्रैक्टिकली समझना है पहले। फिर जब वो एग्ज़ाम में आएगा तो आप ऐसे ओ बोल कर के जो वो देखेंगे कहाँ से जो वो हमें लग रहा है, कहाँ से जो वो आवाज़ आ रही है, ठीक है? तो इसका उच्चारण स्थान आप खुद ही बताइए। देखिए जैसे ओ बोल रहा हूँ तो आपके ओठ ओठ काम कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपके ओठ नहीं होंगे तो आप ओ नहीं बोल पाओगे, ठीक है? ब नहीं बोल पाओगे जैसे। बाद में हम व्यंजन की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सिर्फ स्वर की बात करें तो ऊ, ठीक है? ऊंट काम करें तो इसका हो गया ओष्ठ, सॉरी, देखिए ऊ, हाँ, हाँ ओष्ठ हो गया, लेकिन यहाँ पे ओ देखिए अपने अपने गले में भी हाथ रखिए, कंठ में, तो कंठ प्लस ओष्ठ, ठीक है? दोनों दोनों से जो वो आवाज आ रही है, तो इस सॉरी, तो कंठ प्लस ओष्ठ ये बन गया कंठोष्ठ, ठीक है? इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठोष्ठ। तो कई बार जब वो डायरेक्ट ये एग्जाम पूछा जाता है कि ओ का जो वो उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको लगेगा कि जो वो ओष्ठ ही है, लेकिन ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कंठ भी है, कंठ से भी है जो वो इसका उच्चारण स्थान हमें लग रहा है, ठीक है? अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे आप जैसे यहाँ पे जो वो जैसे मैंने कंठ लिख लिया, ठीक है? कंठ लिखा मैंने, इसके ऊपर जो वो बिंदी लगा दी, इस बिंदी को जैसे मैं यहाँ पे बिंदी बोल रहा हूँ, तो इस बिंदी का भी एक नाम है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार बोलते हैं इसको। तो याद रखिए जो बिंदी है ऊपर, इसको जो वो अनुस्वार बोलते हैं। और यहाँ पे जो विसर्ग होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ रामः, ठीक है? संस्कृत में लिख लिया मैंने रामः, ठीक है? रामः, तो यहाँ पे जो 2 बिंदियाँ मैंने लगाई थी यहाँ पे, इसको इनको बोलते हैं विसर्ग, ठीक है? इनको बोलते हैं विसर्ग। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है। जैसे आपके पास जो वो अंक और अ, ये 2 भी जो वो स्वर है, लेकिन इनको जो वो स्वर नहीं बोला जाता है, ठीक है? हमारे पास जो वो 11 ही स्वर है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि 46 जो वो क्यों नहीं है, ठीक है? कई बच्चे जो 46 में बता देते हैं, 11 और 33 जो वो कितने होते हैं? 44 ही होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अंक और ठीक है? ये दोनों लास्ट में हमने काउंट नहीं किए जब हमने जो वो स्वर की बात की थी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो है, ठीक है? बिंदी को हटा दिया मैंने, ये जो अनुस्वार है इसको हटा दिया, तो मैं इसको बोलूँगा ये जो वो एक स्वतंत्र है, मतलब कि ये स्वर है। देखिए ये जो अगर स्वर है, तो स्वर की जो डेफिनेशन है वो है कि जिसको जो वो स्वतंत्र रूप से लिखा जाए। देखिए इसके साथ जो वो कोई मतलब कि इसको जो वो किसी और की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन इसको तो किसकी ज़रूरत पड़ी? अनुस्वार की, बिंदी की ज़रूरत पड़ी है। इसका मतलब है कि इसको जो वो स्वर नहीं बोला जा सकता।
इसको स्वर नहीं बोला जा सकता है, ये जो वो स्वर की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है? वैसे ही है तो यहाँ पे 2 विसर्ग हैं तो 2 विसर्ग नहीं लगाएँगे तो ये बन जाएगा जो कि एक स्वर है। लेकिन लिखने के लिए जो वो विसर्ग लगाना पड़ेगी इसलिए इसको जो वो स्वर नहीं बोला जाएगा क्योंकि स्वर जो वो स्वतंत्र होते हैं, इनको जो वो किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी की भी। ठीक है? तो अंग और जो वो ना स्वर है ना व्यंजन है क्योंकि स्वर तो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन जो वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे-कैसे व्यंजन होते हैं। तो हमने देखा वर्ण जो वो कितने होते हैं 44 होते हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन कितने हुए 44 हुए। अंक और जो वो इसमें नहीं आते हैं, स्वर की कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि इनको जो बोलने के लिए अनुस्वार या विसर्गों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो वो इनको स्वर नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने वर्ण हैं, कितने हैं 44 हैं, तो याद रखिए। फर्स्ट बात करते हैं व्यंजन में जो वो स्पर्श व्यंजन की। ठीक है, व्यंजन में बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन जो वो इनको जो वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। तो स्पर्श व्यंजन हमारे पास कितने हैं? 25 है। ठीक है, 25 है। जैसे आपने पढ़ा होगा क, ख, ग, घ। ठीक है, तो क से लेकर म तक। याद रखिए क से लेकर म तक जो भी है वो जो वो हमारे पास कितने हैं? स्पर्श व्यंजन उनको बोला जाता है। इनको जो वो इनका उच्चारण स्थान भी साथ-साथ में देखते हैं। जैसे आपने जो वो 5-5 याद रखने हैं क, ख, ग, घ। देखिए क से क, ख, ग, घ, ग। ठीक है? च, छ, ज, झ, न। ऐसे आपने याद रखा है जैसे भी आपने पहले याद रखा है ट, ठ, ड, ढ और यहाँ पे त, थ, द, ध, न प, फ, ब, भ, म। ठीक है? अब देखिए लास्ट की बात करते हैं प। अगर आप प बोलेंगे तो किसका कहाँ से जो वो आपको लग रहा है कि कहाँ से कि मतलब कि किसके ना होने पर जो वो हम लोग जो वो इसको नहीं बोल पाते। ठीक है? जैसे कई लोग जो वो प को फ बोल देते हैं। ठीक है? प को फ बोल देते हैं। तो वहाँ पे जो वो मतलब उनको जो वो कहाँ से परेशानी हो रही है बोलने की। तो आपने देखना है कि प को जो वो अगर हमारे पास जो वो ये चीज़ें नहीं होती जैसे मेरे पास जो वो ओठ नहीं होते। ठीक है? ओष्ठ नहीं होते तो मैं प नहीं बोल पाता क्योंकि प से ओंठों से ही आवाज़ आ रही है। ठीक है? तो प, फ, ब, भ, म। तो चाहे इन प, फ, ब, म कितने हो गए 5 हो गए। तो इन सब की जो वो ओष्ठ से आवाज़ आ रही है। मतलब ओष्ठ इनका जो वो उच्चारण स्थान है। वैसे ही त, थ, द, ध, न तो यहाँ पे दंत हो गया ट हो गया ट, ठ, ड, ढ तो ये मूर्धा हो गया च, छ ये जो वो तालव्य हो गया और क, ख, ग, घ ये जो वो कंठ हो गया। ऐसे जैसे आपने पहले याद रखे हैं तो वैसे आप याद रखिए वर्ण जो वो हमारे पास 5। ठीक है। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की। ठीक है? अंतस्थ व्यंजन। तो ये कितने हैं हमारे पास 4 हैं य, र, ल, ब। ठीक है? इनके बारे में हम अगली पार्ट में डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर आपको जो वो ये सीरीज़ ये जो वो टॉपिक ये जो हिंदी का जो मैराथन क्लास है ये अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ओके, थैंक यू। अगले पार्ट का इंतज़ार करिए। ओके, थैंक यू।